बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10th लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने कॉस्ट की इंट्रो पढ़ी है, इंट्रोडक्शन कि भाई कॉस्टिंग में होता क्या है। ठीक है जी, टाइप्स पढ़े हैं कॉस्टिंग में, जो भी इसकी बैकग्राउंड स्टडी है भाई वो सारी की है ना। उसके साथ CGS सीखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने सीखा है, उसके लेजर्स बनाने सीखे हैं, इंटरनल फैक्ट्री के लेजर जो लेजर्स होते हैं, अगर फैक्ट्री और ऑफिस के दरमियान मतलब परचेजेस ऑफिस कर रहा हो और फैक्ट्री बना रही हो उसके दरमियान जो इंट्रीज होती है वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की है। ठीक है जी, लेकिन इसके बाद हमने ओवर 100 अप्लाइड जो है वो चीज़ें सीखी है। आज पढ़ेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है भाई? जब भी कारखाने में कोई ऑर्डर आए, जब भी कारखाने में कोई ऑर्डर आए तो कारखाने वाले अगर हर ऑर्डर के कॉस्ट को अलग से मेंटेन करेंगे तो उसको कहते हैं भाई तो ये लोग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं। ये जो आपके हाँ हमारे इलाकों में जो तरकान होते हैं या जो इस तरह के लोग, हाँ इलेक्ट्रिक सॉरी ये जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, वेल्डर्स वगैरह होते हैं, ये लोग भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही करते हैं, लेकिन वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते उसको, बल्कि अपने दिमाग में ही करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आप किसी तरकान के पास जाए और उससे कहे कि भाई मुझे एक 2 फुट चौड़ा और 3 फुट या 4 फुट लंबा टेबल चाहिए स्टडी के लिए, तो वो क्या करता है? आप उससे कहेंगे कि तरकान साहब इस पर कितना खर्च आएगा, तो वो क्या कहते हैं, आप वो नहीं करता कि वो किताब उठाएगा भाई, कि पेंसिल उठाएगा, कैलकुलेशन करेगा, ये और वो सारा चक्कर करेगा। नहीं 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 नहीं, वो अपने दिमाग में उसी वक्त सोच लेगा कि भाई इस पे मेरी जो लकड़ी है वो इतनी लगेगी, इस पे जो है मेरी मशीनरी इतनी लगनी है, इस पे जो मेरी जो अपनी मजदूरी है तरकान की वो मैं इतनी डाल देता हूँ, साथ में दुकान का किराया शराया सारा कुछ मिला के वो कहेगा भाई 2,000 की बन जाएगी या 3,000 की। एक्चुअली वो आपको जो रेट कोट करता है उसमें अपना मार्जिन भी, उसने क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की होती हैं भाई। उसने रॉ मटेरियल भी कंसिडर किया होता है, उसने लेबर भी कंसिडर किया होता है, उसने फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब उसकी तो फैक्ट्री नहीं है लेकिन चले शॉप के ओवरहेड्स, मिसाल के तौर पर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो चीज़ें उस पर खर्च होती है वो सारा कुछ कंसिडर किया होगा। इवन जो उसके साथ दुकान में वो बच्चा काम करता है या लड़का, उसकी तनख्वाह भी, सैलरी, वो सारा कुछ भी उसका भी एक पोर्शन इस पर डाला होता है। तो लेट से उसके पास जो 100 रुपये आए हो, या हो सकते हैं उसने आपको 2,100 रुपये कहे हो, इसके साथ उसने अपना प्रॉफिट भी हो सकता है 300 का मिलाया हो और आपको कहेगा भाई 2,400 पे बनाऊंगा। तो जो वो आपको रेट देता है ना, उसके बैकग्राउंड पे जो वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है? वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहा होता है। कारखाने वाले भी बिल्कुल इस तरह करते हैं, लेकिन कारखाने वाले जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ये बड़े नज़ाकत से और अपने पुरानी हिस्ट्री की बेस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कारखाने के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। अगर इसमें आप परसेंटेज में 1% भी ऊपर नीचे कर दे तो बहुत लॉस पड़ जाता है कारखाने को। ठीक है, एज एन अकाउंटेंट हम बहुत सी चीज़ों को, मैनेजरियल अकाउंटेंट जो है एक छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है जी, जब फ्यूचर में आप लोग अकाउंटेंट बनोगे, मैनेजरियल अकाउंटेंट, तो वो इंशाल्लाह ये सारी कैलकुलेशन आप लोग रियल टाइम में करोगे। फ़िलहाल किताब की हद तक सीखते हैं कि भाई किताब की हद तक ये चीज़ें क्या होती है। मैथ्यूजरे की किताब है, 7th एडिशन है, जो बहुत पॉपुलर है, अमेरिकन अप्रोच है। चले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, इसके कुछ डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं। कॉस्ट यूनिट, भाई डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट, भाई कितना हमें खर्चा पड़ा है। यूनिट कॉस्ट का तो पता है ना भाई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसको जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड करते हैं तो भाई पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। ठीक है जी, अच्छा डेफिनेशन दिए हैं यहाँ पे। द जॉब ऑर्डर कॉस्ट प्रोसीजर कीप्स द कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब और कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट। ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं भाई वो हर कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड भी सेपरेट रखते हैं। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, मेरे लेक्चर्स में तो खैर भी उस चैप्टर तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स भी है, वो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसी तरह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम हर जॉब का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं।
जब भी कोई बंदा कोई क्लाइंट हमें ऑर्डर करता है कि भाई मेरे लिए 50 कुर्सियाँ बनाओ, तो वो हम सेपरेट ऑर्डर के तौर पे डील करते हैं। कोई कहे भाई 10 कुर्सियाँ बनाओ, उसको सेपरेट ऑर्डर के तौर पे डील करते हैं। ठीक है जी। तो जब भी हम हर ऑर्डर का की कॉस्ट को सेपरेटली मेंटेन करें, उसको कहते हैं कि भाई हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं। इसका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनता है। हर जॉब का एक अलग शीट बनता है। अगर डेफिनेशन आए अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, या उसको कुछ लोग कॉस्ट शीट भी कहते हैं, तो भाई वो उसकी डेफिनेशन ये पेज नंबर 94 पे इस किताब में है, मेट्स की किताब में, लेकिन ये गूगल पे भी आपको मिल सकता है कहीं से भी। अच्छा, इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ईच जॉब इज़ एन अकाउंटिंग यूनिट। हर जॉब को अलग से हम देखते हैं। टू विच मटीरियल लेबर इफेक्टिव ओवरहेड आर असाइंड, कि भाई इस फलाने प्रोजेक्ट को हमने कितना मटीरियल दिया, कितना लेबर दिया और कितना एफर्ट इस पर डाला है। बाई मीन्स ऑफ जॉब ऑर्डर नंबर। हर जॉब का अलग अलग नंबर होता है। जो भी हमें ऑर्डर मिलता है, तो लेट से ऑर्डर नंबर 1 2 3, जिस तरह यहाँ पे लिखा है भाई जॉब ऑर्डर 2706, मतलब इससे पहले इसने 2705 ऑर्डर पूरे किए हैं, ये 2706 नंबर वाला ऑर्डर है। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर प्रोड्यूस्ड फॉर अ गिवन कस्टमर और द कॉस्ट ऑफ ईच लॉट टू बी प्लेस्ड इन स्टॉक इज रिकॉर्डेड ऑन अ समरी शीट। भाई जितने भी एक जॉब का एक उसका पूरा कॉस्ट हम अलग से एक शीट पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसको शीट को कहते हैं भाई जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट। और उसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी फॉर्मेट फाइनल नहीं है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है उसमें फॉर्मेट्स गिवन होते हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। भाई कॉस्टिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये मैथ्यूज ने बनाया है जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। भाई आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, किसी तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन परिचय की हद तक जो स्टूडेंट्स हैं अमूमन इसी फॉर्मेट्स को फॉलो करें, क्योंकि आपका जो चेकर होता है वो भी इन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करता है। ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली अगर आप सीए के पेपर देते हो तो भाई उसमें कोई फॉर्मेट की वो नहीं है, लेकिन ये अच्छे फॉर्मेट्स हैं जो इन्होंने बनाए। देखें, ये जो इस पे सबसे पहले नाम लिखा होता है ना, डेल्टा कंपनी, इसका मतलब है ये जो कंपनी है ये काम कर रही है, ये कंपनी जो बना रही है ना, ये उस कंपनी का नाम होता है। उसके सामने उन्हें भाई जॉब ऑर्डर नंबर लिखा होता है, भाई 978 नंबर ऑर्डर है फलाना। फॉर, अब ये बना किसके लिए रहे, यहाँ पे कस्टमर का नाम होता है भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसका हम ऑर्डर बना रहे हैं, वो ईवान कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बना रहे हैं। भाई डेट ऑफ ऑर्डर, भाई 3 तारीख को उन्होंने ऑर्डर किया था। भाई प्रोडक्ट 14 मेपल ड्रेन बोर्ड्स बनाने हैं। जो चीज़ बनानी है उसकी डिटेल्स बनाओ, यहाँ पे लिखो। कुर्सियाँ बनानी है, टेबल बनाने हैं, यहाँ पे लेके रहे 14 मेपल ड्रेन बोर्ड्स बना रहे, जो भी है वो बना रहे। ठीक है, उसके प्रोडक्ट का नाम ये है। भाई ऑर्डर इस तारीख को हुआ है, हमने काम कब शुरू किया, भाई ये वो भी लिखा है। आपके पेपर में सवाल में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको यहाँ पे छाप दो। अगर कुछ ना गिवन हो तो खुद से मत लिखिए कि भाई डेट ऑफ स्टार्ट और डेटा ये, नहीं। सवाल में जो चीज़ें गिवन हो सिर्फ वही लिख दो। अगर सवाल में जॉब ऑर्डर नंबर भी गिवन ना हो तो ना लिखो, सिर्फ जॉब ऑर्डर लिख दो, नंबर आगे कुछ भी ना लिखो। लेकिन ये बाकी चीज़ें अगर ना भी लिखो तो ठीक है। ठीक है, कस्टमर का नाम, भाई स्पेसिफिकेशंस, ये जो बोर्ड्स बनाने हैं कितने कितने, मतलब बोर्ड भाई उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। क्वांटिटी भाई 10, 14 मेरे ख्याल में उसका कोड नंबर होगा। ये क्वांटिटी 10 लिखा है यहाँ पे, भाई 10 बनाने। स्टार्टिंग डेट वांट, जिस तारीख को उसने बनाने का कहा हो भाई, अच्छा ये मंथ है, 10 तारीख को कहा है, 14 को हमने काम शुरू किया और 22 को हमने वो उन्होंने कहा कि 22 तक हमारे लिए बनवा दो। भाई हमने 20 तक कंप्लीट किया है। अब इस पे मटेरियल कितना खर्चा हुआ है ये सारा लिखा है। भाई हर वीक 14 19 20 जिस तारीख को जितना जितना मटेरियल यूज़ हुआ है, भाई ये उसकी सारी डिटेल्स है। लेबर, जिस दिन पे जिस लेबर ने जितने जितने रुपए का काम किया वो सारा एडअप हुआ है। और भाई FOH जितना है वो सारा यहाँ पे 125% जो भी है जिसकी बेसिस पे हमने एप्लीकेशन करने, ये क्वेश्चन में भी सीखेंगे। सवाल में हर चीज़ गिवन होती है, ये जस्ट फॉर्मेट है। तो भाई ये मटेरियल का खर्चा 560 रुपये, लेबर का 244, 305 रुपये का अप्लाइड FOH है। सबको मिला के मटेरियल लेबर FOH को मिला के भाई 1100 रुपये का इस काम पे खर्चा पड़ा। अच्छा जी, तो ये देखो 1100 रुपये का खर्चा है। देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी इन्होंने इस पर डाला है। भाई ये जो हम काम करते हैं उस पर सारे खर्चे डालने हैं ना। मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट चल रहा है उसके भी खर्चे कहीं से तो पूरे करने हैं, तो हर जॉब ऑर्डर पे उसको भी डालना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो डाल दो, ना हो तो बस इग्नोर कर दो।
तो देखिए फैक्ट्री का खर्चा 1109 रुपये का है, मार्केटिंग का 176 का, एडमन का 126 का, सारा खर्चा हमें 1410 रुपये का पड़ता है और वो चीज़ हम उनको देंगे 1850 में। तो इतना हम इस ऑर्डर पे कमाएंगे। ठीक है, ये शीट में यह सारी डिटेल की होती है कि भाई ये हमने शीट बनाया, उस वो हमें इतने का पड़ा, इतना का हमने ऑर्डर्स कलेक्ट किए कस्टमर से पैसे, और इतना हमने इस फलाने ऑर्डर पे प्रॉफिट किया है। तो इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि भाई फलाने ऑर्डर पे हमने प्रॉफिट किया था, फलाने पे लॉस किया है, या जो भी हो। ठीक है जी, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट ऐसे ही बनता है। इस वाले से डरिए मत, ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसके सिर्फ मटेरियल को ऊपर लिखा है, उसके बाद लेबर को इस तरह लिखा है और साथ में एफओएच को नीचे लिखा है। सिर्फ ये इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, ये वर्टिकल में है, बाकी सारा कुछ सेम है, वही ऑर्डर नंबर सब कुछ। इसके स्क्रीनशॉट ले लेकर बुक आपके पास ना हो तो। ठीक है जी, सेम फॉर्मेट है, सेम कैलकुलेशन है। भाई सारा मटेरियल यहाँ पे क्लब किया है, ऐड किया है, सारा एफओएच लेबर यहाँ पे ऐड किया है और एफओएच सारा यहाँ पे, इन सब को बाकी आखिर में ऐड किया है, उसके साथ मटेरियल वगैरह सॉरी एडमन वगैरह सब कुछ इस तरह ऐड किया है, सेल प्राइस निकाली है और प्रॉफिट सारा कुछ एज इट इज़, दोनों सेम है, लेकिन इसके जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और ये वर्टिकल में। ठीक है जी, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन में आप ये फॉर्मेट यूज़ करो, ये करो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसमें कुछ इंट्रियाँ, इस चैप्टर में कुछ इंट्रियाँ हैं भाई। परचेज मटेरियल परचेज की इंट्रियाँ ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंट्रीज़ को इग्नोर कर दें। ये वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल, ये सारी वही इंट्रियाँ हैं जो पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, वही लेजर्स है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े। इस चैप्टर में आपने भाई सिर्फ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 3 करते हैं, इसके इतने डिटेल क्वेश्चन में नहीं जाते भाई। यहाँ पे भी टी काउंट्स का देखे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका टी काउंट का है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अब्दुल खान के पेपर्स में काफ़ी मरतबा ये टेस्ट हुआ है। इवन सीए में इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट नहीं होते, वो अपने लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। अच्छा, इसमें एक दो और साथ में प्रॉब्लम का भी एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, बाकी इस पर इतने डिटेल में नहीं जाते क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के क्वेश्चन इतने अमूमन पॉपुलर नहीं है सीए लेवल पे, लेकिन बीकॉम लेवल पे या बीएस लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए 3-4 क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है जी, अब सवाल हल करने की कोशिश करते हैं भाई। इसके स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज़, इस पेज के। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का अगला हिस्सा यहाँ से भाई स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है जी, और इसके साथ जो है ये प्रॉब्लम नंबर 5.1 का स्क्रीनशॉट ले ले। होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर ना लिए हो तो वीडियो रिवाइंड कर दें। मैं ज़रा कैलकुलेटर उठाता हूँ प्लीज़ जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, फॉर्मेट को आप तो बिल्कुल लाइंस वगैरह लगा के पेपर में फॉर्मेट यूज़ करेंगे, मैं हाथ से ही कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोर्ज मशीन, भाई फोर्ज मशीन वर्क्स, फोर्ज मशीन वर्क्स ये कारखाने का नाम है जो, या बिज़नेस का नाम है जो काम कर रहा है। कलेक्ट्स इट्स कॉस्ट डेटा बाय द जॉब ऑर्डर कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर। भाई जॉब ऑर्डर कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर कहते हैं भाई किसी खास जॉब के कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट अंग्रेजी का लफ्ज़ है चीज़ों को इकट्ठे करना। ठीक है, फॉर जॉब नंबर 642 द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। भाई क्या है, फोर्ज मशीन, कारखाने का नाम क्या है भाई, फोर्ज मशीन वर्क्स। ठीक है जी, अब ये किसके लिए बना रहे, फॉर हमें नहीं पता। ऑर्डर नंबर दिया है 642। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लिया है, बाकी जो कुछ नहीं है तो इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। भाई बनाना क्या है, द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इंडर ऑन जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। भाई जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाना है। एंड द सेल प्राइस ऑफ द जॉब एज्यूमिंग दैट इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट। 40% ऑफ कॉस्ट, भाई सेल प्राइस वो 40% ऑफ कॉस्ट है। तो भाई बताइए, कॉस्ट शीट बनाइए। ठीक है जी, उसमें मटेरियल कितना लगना है भाई, पहले मटेरियल की वर्किंग करते हैं। मटेरियल भाई उसने कहा है कि 9/14 तारीख को इशूड, अमाउंट कितनी है $1200। भाई 9/20 20 तारीख को कितनी पूरा लिख देते हैं। भाई मेरे पास है 662 की, और 22 तारीख को कितना मटेरियल इशू किया है, ये है भाई 480 की। तो टोटल मटेरियल अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो 1200 + 660 + 480।
2342 इतने रुपए का इस पे मटेरियल इस्तेमाल हुआ है भाई। लेबर, डायरेक्ट लेबर को इग्नोर कर दे, बस लेबर लिख दे। लेबर कितना है? वीक ऑफ सितंबर 20 भाई 9/12, 9/20, 9/20 को लेबर कितना है भाई? यहाँ पे अगर मैं सामने लिख दूँ आवर्स और यहाँ पे लिख दूँ रेट, तो सामने अमाउंट लिख दूंगा। आवर्स कितने हैं? 180, 26/9 को कितने हैं भाई? 140 घंटे। रेट तब 6.2 था, अब यहाँ पे 7.3 है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ 180 क्रॉस 6.2, सॉरी 3.2 लिख दिया, 180 क्रॉस 6.2 ये बन रहा है 1116 रुपये का पहले हफ्ते काम हुआ है। इसके बाद 140 ज़रब 26 अगले हफ्ते काम हुआ है, सॉरी 140 ज़रब 7.3 10/22 का। तो सारा लेबर मेरा कितना लगा है? 2138 का। FOH फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरा लिखना है आपने सवाल में। उन्हें लिखा है 3.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो भाई आवर्स कितने? आवर्स है कितने? सबको मिला लो दोनों को, 180 जमा 140 320 रुपये। और रेट उसने कहा है 3.5, तो भाई 320 ज़रब 3.5 इज इक्वल टू 1120 रुपये का मुझे FOH पड़ा। तो भाई इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? डायरेक्ट मटेरियल या सॉरी मटेरियल लेबर FOH सबको मिला दो, 2342 2138 112 1120 सबको मिला दूंगा तो 2342 प्लस 2138 प्लस 1120, 2342 प्लस 2138 प्लस 1120 5600 रुपीज़ का पूरा हमें ख़र्चा पड़ा। अब देखो इसकी सेल प्राइस कितनी होगी? सेल प्राइस हमें मालूम नहीं है भाई। कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? वो है 5600। और प्रॉफिट कितना है? वो उन्होंने बताया है कि भाई प्रॉफिट जो होगा 40% ऑफ कॉस्ट होगा। तो भाई कॉस्ट कितना है? 5600 उसका 40%, तो 5600 क्रॉस 40% 2240। तो भाई सेल कितना होगा? कॉस्ट के साथ जब प्रॉफिट को मिला लेंगे तो वो हमारा सेल प्राइस होगा 2240 प्लस 5600 इज इक्वल टू 7840। ये हमारा सारा जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है। फॉर्मेट के मुताबिक अपने प्रॉपर इसको बनाना है, ठीक है जी। मटेरियल को अलग से प्लस कर देना है, लेबर को अलग से, और FOH को उसी तरह अप्लाई करना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग के, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट्स बनाना। इसमें कुछ भी नहीं होता, डेटा आपको सारा गिवन होता है, सिर्फ पोस्ट कर देना है और साथ में ये लेबर का FOH का रेट अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। कभी कभार ये भी सारी गिवन होती है चीज़ें, बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट में बना के उसमें रिकॉर्ड कर देनी है, ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हल करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5.1 करते हैं, क्योंकि बिल्कुल 5.1 इसी तरह का है। 5.1 प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 5.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ये और वो क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 3 में लेजर्स बनाने हैं, टी अकाउंट्स, तो वो ज़रा सा उसको आखिर में करते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 5.1 में भाई हमने क्या बनाना है? जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। रिक्वायरमेंट्स को देके सूटेबल कॉस्ट शीट शोइंग द अबाउट डेटा। भाई कॉस्ट शीट बनाओ। प्रॉब्लम नंबर 5.1 में डिड द कंपनी मेक एन एडिक्वेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन दिस ऑर्डर। वो कह रहे भाई कंपनी ने कोई प्रॉफिट शॉफिट कमाया भी है कि नहीं, तो ज़रा देखते हैं। भाई जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाना है किसका? ये नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है। टेडी यूसुंग जो भी है कंपनी, भाई लिखते हैं TDU, एक मिनट जी मैं ज़रा पेन, ठीक है जी, कंपनी का नाम लिख के उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है सवाल में वो सारी यहाँ पे पोस्ट कर दें, मतलब इसको रिकॉर्ड कर लें। भाई मेड टू प्रोड्यूस स्पेशल मशीन मेड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। भाई कस्टमर कौन है? नीचे नाम दिया। द फॉलोइंग डेटा परटेन टू जॉब नंबर 1106। भाई जॉब नंबर 1106 फॉर
भाई किसके लिए बनाना है? मार्किन मशीन शॉप, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर नंबर, ये जॉब नंबर हमारा जॉब नंबर है। कस्टमर का भी अपना कोई ऑर्डर्स हो सकता है ना। कस्टमर्स ऑर्डर नंबर हो सकते हैं, उसने हमें पहले भी कुछ ऑर्डर किया। C696। जिस तरह क्वेश्चन में डेटा गिवन है इसी तरह पोस्ट कर दे। डेट अक्टूबर 27। डिस्क्रिप्शन 18 ड्रिलिंग यूनिट्स, जो भी है। डेट स्टार्टेड वो लिख दें 11/4/19। डेट फिनिश्ड 11/18/19, ठीक है। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो इस सवाल में हमसे मांगा है ना, वो तो जब हम निकालते हैं पूरा कर देते हैं। सेल प्राइस को हम सेल प्राइस की जगह नीचे लिखेंगे। यहाँ तक इंफॉर्मेशन जितनी गिवन है यही काफ़ी है। अब भाई हम मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं। भाई मटेरियल कितना पे इस पे हमारा ख़र्चा हुआ है, अगर गौर से देखें तो भाई ये एक्चुअली इस कारखाने में हमारे दो डिपार्टमेंट्स इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 भी हमारा काम कर रहा है और डिपार्टमेंट 2 भी। ज़रा अगर मटेरियल नंबर 1 को देखें तो मटेरियल यूज्ड इन डिपार्टमेंट 1, भाई क्वेश्चन के डेटा को ज़रा गौर से देखें। इसमें डेटा काफ़ी स्कैटर्ड गिवन है, लाइन बाय लाइन आते हैं। मटेरियल यूज्ड भाई किस तारीख को? 11/11 इस हफ्ते को। डिपार्टमेंट 1 ने कितना मटेरियल यूज़ किया है भाई? वो 2400 रुपये का है। और इसी हफ्ते में डिपार्टमेंट 2 ने कितना मटेरियल यूज़ किया है? वो देखे ज़रा, है कोई? नहीं, डिपार्टमेंट 2 का नहीं है। तो अगले हफ्ते में 11/18 भाई डिपार्टमेंट 1 ने, मटेरियल सारा डिपार्टमेंट 1 में ही इस्तेमाल हो रहा है 1300 का। अगर गौर से देखें नीचे डिपार्टमेंट 2 का लेबर है लेकिन मटेरियल नहीं है, तो भाई मटेरियल सिर्फ ये दो ही है, ठीक है। इसके बाद लेबर कितना इस्तेमाल हुआ है? डायरेक्ट लेबर रेट, भाई रेट गिवन है पहले वीक में 11/11, फिर 11/18, भाई 2 हफ्तों में। या डेट वाइज इसको लिख देते हैं, डेट वाइज अच्छा रहता है। अच्छा जी, पहले वीक में डायरेक्ट लेबर रेट लिखते हैं, फिर आवर्स लिखते हैं और फिर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है जी। पहले वीक का जो रेट है वो है 8.2, ठीक है जी। अगले वीक का जो रेट है वो इस वीक के लिए नहीं, वो अगले वीक में इस्तेमाल होगा। नीचे इन्होंने वही क्या दिया है? लेबर आवर यूज्ड, पहले डिपार्टमेंट के पहले हफ्ते में 300 घंटे काम हुआ है, ठीक है जी। और इसी हफ्ते में ये 11/11 वाले हफ्ते में डिपार्टमेंट 2 ने भी काम किया है भाई 11/11। इसमें डिपार्टमेंट 2 ने भाई कितने घंटे काम किया है? इन्होंने काम किया है 150 आवर्स और उनका रेट है 8 रुपये। 8.0 का रेट है और भाई 150 घंटे इन्होंने काम किया है, ठीक है जी। अब अगले हफ्ते में 11/18 में भी दोनों डिपार्टमेंट्स ने काम किया होगा। 11/18 वाले वीक में अगर देख ले थर्ड लाइन में लेबर आवर्स यूज, तो भाई 200 घंटे काम हुआ है। ये डिपार्टमेंट 1 का है, ये डिपार्टमेंट 2 का है, ये डिपार्टमेंट 1 का है और ये डिपार्टमेंट 2 का है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिपार्टमेंट 1 ने पहले हफ्ते में 8.2 के रेट से 300 घंटे काम किया है और डिपार्टमेंट 2 ने पहले हफ्ते में 8 रुपये के रेट से 150 घंटे काम किया है। अब अगले हफ्ते में डिपार्टमेंट 1 ने 200 घंटे काम किया है और उनका रेट क्या था? 8.2, वही, ठीक है जी, सेम रेट रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट 2 ने 70 घंटे काम किया है और 8.0 रेट पे, ठीक है जी। ये पहले 5 लाइनों में ये लेबर और इसका सारा किस्सा ख़त्म हो गया। इसके बाद भाई मशीन आवर्स दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं ये देखेंगे। फिलहाल तो हमें मशीन आवर की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखते हैं। भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इस तरह वीक वाइज ही होंगे या मंथ वाइज होंगे। देखते हैं किस हफ्ते में किसने वो किस लिहाज से है। भाई नीचे आखिरी 2 लाइन जो हैं इसी डेटा के,
अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट 1। भाई डिपार्टमेंट 1 जो है वो 4 रुपये पर लेबर आवर के रेट से अपना FOH चार्ज करते हैं। डिपार्टमेंट 1 क्या करता है भाई, 4 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर, 4 रुपये उसका रेट है लेबर आवर्स। ठीक है जी। अब उसके लेबर आवर कितने हैं टोटल, भाई डिपार्टमेंट 1 के पहले हफ्ते में 300 घंटे काम हुए हैं और अगले में 200, तो टोटल 500 घंटे काम किया है। अब डिपार्टमेंट 2 भाई क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 1.8 पर मशीन आवर, दोनों में। तो भाई उनका रेट जो है ना वो 1.8 है और मशीन आवर्स इस्तेमाल होंगे। भाई मशीन आवर्स उनके कितने लगे हैं, अगर आप गौर से देखें तो मशीन आवर्स डिपार्टमेंट 2 के ही गिवन है 200 और 120, 320 इतने घंटे काम किया है। तो ये डेटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो पजल हो जाता है इंसान उसमें। अच्छा जी, इसको सम करते हैं। मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, 2400 प्लस 1300, 3700। लेबर भाई 8.2 क्रॉस 300, 2460, फिर 8 क्रॉस 150, 1200 रुपये। ये अलग है और वो अलग, ठीक है, जिसमें लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ लगे। अच्छा जी, इसके बाद 8.2 क्रॉस 200, 1640, उसके बाद 8 क्रॉस 70, 560। ये टोटल बनता है 2460, 1200 प्लस 1640 प्लस 560, 5860। ठीक है जी। FOH का रेट जो है जी 500 घंटे काम हुआ 4 रुपये के रेट से 2000 अमाउंट, और 320 के रेट से 1.8, 576, ये 2576 बनता है। ये ज़रा मैं आंसर देखने के लिए हम कैलकुलेशन ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो उसमें चीज़ें इंसान के जहन से निकल जाती हैं। अच्छा जी, 5 पॉइंट कौन सा था, 5.1, 3700 रुपये का लेबर, हाँ जी, 5860 का, और ये 2576 का, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, आंसर ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे टोटल करते हैं मटेरियल लेबर FOH। भाई मटेरियल 3700 रुपये का है, लेबर है 5860 का, और FOH है 2576 का। तीनों को मिलाते हैं, 3700 रुपये प्लस 5860 प्लस 2576, ये कोई 12136 रुपये का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकला है। भाई यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे सेल लिखा होता है, भाई सेल कितना है 20425, यहाँ पे लेस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, वो है 12136। इसके बाद उन्होंने लिखा है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और चार्ज टू ईच ऑर्डर एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भाई इसकी 25% है। अगर सवाल में कुछ ना गिवन होता तो भाई मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है वो हमेशा सेल्स के साथ लिंक होती हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि हम इसको कॉस्ट के साथ लिंक करेंगे। कॉस्ट हमारी कितनी है 12136 मल्टीप्लाइंग बाय 0.25 या 25%, जो भी आप लिखे इसको, वो 3034 रुपये बनती है। अगर ये कॉस्ट ना लिखा होता सवाल में, अंग्रेजी को देके 25% ऑफ द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, अगर ये ना लिखा होता, क्वेश्चन साइलेंट भी होता, तो इस परसेंटेज 25% को हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि इसके साथ करते हैं। मार्केटिंग और स्पेसिफिकली सेल्स की जो होती है मार्केटिंग और सेल की, वो सेल के साथ लिंक होती है, ठीक है जी। 12136 प्लस 3034, ये बनती है 15170 रुपये। और प्रॉफिट जो बनेगा वो कितना होता है, प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट, भाई सेल है 20425 मनफी, तो 5255 रुपये का इस पे हमें प्रॉफिट मिला है, ठीक है जी। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट का कुछ चक्कर नहीं था। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट ने काम किया, भाई अगर 10 डिपार्टमेंट भी काम करेंगे तो 10 के 10 यहाँ पे लिखेंगे। अगर 10 डिपार्टमेंट्स ने मटेरियल ऐड किया होता तो यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे मटेरियल डिपार्टमेंट 1 ने ऐड किया है लेकिन 2 डिपार्टमेंट्स ने उस पर सिर्फ काम किया है, ठीक है जी। इसके स्क्रीनशॉट ले ले, इस क्वेश्चन के अपने पास नोट कर ले, ठीक है जी।
अच्छा, टाइम कितना है लेक्चर में? 29 मिनट्स। इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर अभी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये अगला लेक्चर में सोच रहा हूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं बल्कि किसी और टॉपिक पे इसको वो करें। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इतना मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इस पे इतना क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व करते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें प्लीज़, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है द कैम्ब्रिज कंपनी यूजेज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। भाई जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो रही है। अब इसमें एक सवाल है, आखिर में ये मांग क्या रहा है भाई? कॉस्ट टी काउंट्स फॉर वर्क इन प्रोसेस। भाई टी काउंट्स मांग रहा है, तो भाई टी काउंट्स कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं, वर्क इन प्रोसेस, इसका टी काउंट ये हो गया। इसके बाद फिनिश गुड्स का टी काउंट मांगा है, फिनिश गुड्स का भाई वो ये हो गया। इसके बाद मांगा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS, उसका टी काउंट ये हो गया। उसके बाद मांगा है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका ये हो गया। FOH अप्लाइड FOH, उसका अकाउंट ये हो गया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमसे मांगी है, और फिर उसने नीचे जनरल एंट्रीज मांगी है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? भाई उसने हमें कुछ चीज़ें दी हैं। द कैम्ब्रिज कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ मे टू जॉब वर्क इन प्रोसेस। भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस क्या होगा? उसमें 3 जॉब्स हैं। ठीक है जी, हम लिख देंगे भाई जॉब नंबर 369, इसका मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, FOH, ये सारा कितना है भाई? 2000, 1000 और 1500। इनके टोटल्स भी साथ में लिख सकते हैं, लेकिन खैर जॉब नंबर 372, इसका मटेरियल कितना है? 700 का है, 700 का मटेरियल है। लेबर 300 का है। FOH 450 का। ठीक है, इस तरह लिख दिए। इनके टोटल्स भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ है? दियर वो नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन में। भाई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 0 था। ड्यूरिंग द मंथ जॉब नंबर 373, 374, 375, 376, 378 एंड 79 वर स्टार्टेड। भाई इतने जॉब हमने शुरू किए, फिर क्या हुआ? शुरू किए हैं, देखते हैं कौन कौन से ख़त्म हुए, कौन से रह गए, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा जी, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर दी में टोटल 13,000 रुपये की मटेरियल। भाई मटेरियल कहाँ से आती है? यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल डेबिट हो जाएगा, कितने का? 13,000 का। और ये कहाँ से आएगा? भाई मटेरियल अकाउंट से। इसकी एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर 10,000 का, ये लाया जाएगा लेबर पेरोल अकाउंट से या लेबर अकाउंट से। ठीक है। एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 16,000। भाई एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे डेबिट होते हैं, 16,000 यहाँ पे डेबिट होंगे। एक्चुअल फैक्ट्री और मेरे ये डेबिट हो जाते हैं, और इसकी जो क्रॉस एंट्री जाती है वो अपने एक्सपेंस के स्पेसिफिक अकाउंट में जाती है। ठीक है जी, देखते हैं आपकी किताब इसको कहाँ पे लेके गई है, वो ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लूँ। 16,000 उसके सामने कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन खैर ये जाती अपने स्पेसिफिक लेजर्स में, एक्सपेंस के लेजर्स जो है वहाँ से ये उनके क्लोजिंग बैलेंसेस एक्सपेंस के लेजर से ये सारे कुछ यहाँ पे डेबिट होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, या कैश के अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट सीधे सीधे एंट्री लानी हो, लेकिन ये यहाँ पे डेबिट होगी। इसके बाद क्वेश्चन को फर्दर पढ़ते हैं। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150%, 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमारा क्या है? ये फैक्ट्री ओवरहेड रेट है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर जितना भी होगा उसका 150% हमारा FOH होगा। थर्ड नंबर में क्या कहता है? द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मे इज जॉब नंबर 379। भाई यहाँ पे कैरी डाउन जो होगा वो जॉब नंबर 379 होगा, और उसमें जो है हमारा मटेरियल है वो है 1400 का, लेबर जो है वो है 900 का। तो भाई FOH भी इसमें होगा ना, तो FOH कितना होगा इस सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन वो लेबर का 150% होगा, 1350 रुपये। ठीक है, और इसका टोटल कितना बनता है?
1400 जमा 900 जमा 1350, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है 3650 रुपये का। ठीक है जी, ये कैरी डाउन है सारा ये। अच्छा जी, ये इसमें सिर्फ ये ट्रिक था, एफ क्वेश्चन में गिवन नहीं, ये 150% के मुताबिक निकाल देना। जॉब 376, द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मे हैज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2000। भाई इन्होंने कहा था कि हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स कोई नहीं है, लेकिन कैरी डाउन में हमारा जॉब नंबर 376 जो है वो कंप्लीट है, लेकिन अभी तक पड़ा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है भाई 2000 की। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमारा 2000 का हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है। तो भाई ये दोनों साइड्स तो टोटल होने चाहिए ना, तो हम प्लस करेंगे इन सब को, उससे इसको माइनस करेंगे, जो यहाँ पे फिगर आएगा वो एक्चुअली हमारा फिनिश गुड्स की तरफ जाएगा। 2000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 13000 का मटेरियल और साथ में 10,000 का। लेकिन इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं भाई, एफ ओ एच 150%, वो भी निकालते हैं। 10,000 का 150% बनता है 15,000। और ये कहाँ से आएगा, एफ ओ एच वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और ये एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस में यहाँ से जाता है अप्लाइड अकाउंट से 15,000। ठीक है, ये यहाँ से शिफ्ट होता है। ठीक है जी, तो साथ में इसके 15,000 का एफ ओ एच भी मिला देंगे, तो ये टोटल बनता है 43950। तो यहाँ पे भी इसका टोटल, इससे ये माइनस करेंगे तो दोनों सेम आने चाहिए ना टोटल, तो इसका टोटल और इसका नीचे का टोटल 43950 ये भी होना चाहिए। तो इससे इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये साइड कम है, तो बकाया जो है इससे माइनस कर देंगे 3650। भाई लेजर टेली करना तो आप लोगों को आता है ना, अगर ना आता हो तो लेजर्स के चैप्टर सीख लें। ठीक है जी, ये बन जाएगा 40300। और ये यहाँ से कहाँ जाता है भाई, ये फिनिश गुड्स में जाता है, और फिनिश गुड्स में चीज़ें कहाँ से आती है, वर्क इन प्रोसेस में। ये 403,000 ये कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। और भाई अगर आप रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्वेश्चन की देखें तो उन्होंने कहा है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री समझाए, तो 2 नंबर की एंट्री क्या हो, 2 नंबर में ए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की एंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और फिनिश गुड्स डेबिट 40,300 40,300, ये हमारी एक ही एंट्री है, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब भाई 40,000 की चीज़ें तो हमने बनाई, लेकिन उसमें भी 2,000 की रहती है, तो कितनी सेल हो गई है भाई, 38,300 की हमने सेल कर दी है। ये कहाँ जाएगी, CGS में, और CGS में चीज़ें कहाँ से आती है, फिनिश गुड्स से 38,300 की। ये एक्चुअली है हमारी बी नंबर की एंट्री, ये एंट्री होती है CGS डेबिट 38,300। ये मैंने 38,300 कैसे निकाला, ये भी तो ये साइड भी 40,300 है और ये साइड भी 40,300 है, तो इससे इसको माइनस किया तो ये निकला है। भाई बैलेंस, लेजर्स बैलेंस करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है जी, वो तो बेसिक्स हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें। अच्छा, 38,300 की CGS डेबिट और फिनिश गुड्स जो है 38,300 से क्रेडिट। ये एंट्री ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 to 4 पे हमने की है। ये इंट्रीज की ज़रा मैं देख लूँ, 38,300 ये ठीक है दोनों चलें। इसके बाद भाई ये अंडर ओवर अप्लाइड FOH जो है, इन चीज़ों को भी ज़रा देखना होता है। ठीक है जी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर मैंने आपको कहा था, जब भी महीना या साल ख़त्म हो तो इस लेजर को ख़त्म कर दिया करो, और उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, FOH कंट्रोल में। तो ये साइड डेबिट है, तो यहाँ पे FOH कंट्रोल के FOH अप्लाइड के नाम से एंट्री आ जाएगी 15,000 की। ठीक है ना, अब दोनों साइड सेम होने चाहिए। इसमें यहाँ पे 1,000 रुपये का कम आ रहा है, तो जब कम आ रहा है इसका मतलब है भाई एक्चुअल इतना हुआ है, लेकिन हमने क्लाइंट से इतना लिया है, तो 1,000 रुपये का हमारा कम आ रहा है। ये एक्चुअल ये अंडर अप्लाइड हमने किया था। ठीक है जी, अंडर अप्लाइड FOH था, तो अंडर अप्लाइड FOH जितना भी होता है भाई वो कहाँ पे जाता है, वो हमारा CGS में जाता है। अगर ओवर हो या अंडर हो दोनों CGS में जाते हैं, तो भाई ये यहाँ पे क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये कहाँ से आया, FOH कंट्रोल से। ठीक है जी, ये हमारी कॉस्ट देखो, हमने क्लाइंट से कम ली तो हमें कॉस्ट पड़ गया, तो ये हमारा 39,300 हो जाएगा। अब ये दो एंट्रियाँ भी उसने मांगी है, क्लोजिंग ऑफ ओवर एंड अंडर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, भाई इसकी एंट्री भी मांगी है इस वाली की, और ये जो एंट्री हुई है ये भी मांगी है, तो भाई इसकी क्या एंट्री हुई है, C नंबर का आंसर वही होगा।
हमारा डेबिट क्या हुआ है भाई, अप्लाइड FOH 15,000 रुपये से डेबिट हुआ है, और FOH कंट्रोल अकाउंट 15,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। भाई ये डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद ये एंट्री क्या हुई, इस केस में भाई CGS हमारा डेबिट हुआ है 1,000 रुपये से, और FOH कंट्रोल जो है हमारा क्रेडिट हुआ है 1,000 से, ठीक है। ये दोनों एंट्रियाँ, तो एक्चुअली ये सारा किस्सा इसी चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है लेजर्स की हद में। लेकिन आपने यहाँ पे ये सिर्फ ये सीखा कि भाई ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये इस तरह मुख्तलिफ ऑर्डर्स के भी हो सकते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस भी मुख्तलिफ ऑर्डर के, वर्किंग प्रोसेस के या फिनिश गुड्स के भी हो सकते हैं। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी, ना आई हो तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें इंशाल्लाह। और ये एंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी समझाई भी हैं, यहाँ पे रिपीट भी हो गई है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।